नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विनीत नाहटा जी से, जो कि अर्थ विश्लेषक है। पिछले बार जब बजट जारी होने वाला था, उससे पहले जनता की क्या अपेक्षाएं हैं और इस बजट की माध्यम से किस तरह से नए सुझाव आने वाले हैं, किस तरह से बदलाव आने वाले हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश हमने विनीत जी से की थी। आज भी कुछ अलग सवाल और अलग मुद्दों पर उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं, उसके बाद हम अलग अलग सवाल जो हैं उस पर बात करेंगे। विनीत जी पावर गिल्ड ट्रेजरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि आप उसका लोगो उनके पीछे आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है ईपीएफओ, उसके केंद्रीय बोर्ड के भी वो ट्रस्टी हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है और वो इस आर्थिक क्षेत्र के जानकार भी हैं। तो आइए उनसे जानते कुछ मुद्दों पर जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि अभी बजट जारी हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने संसद में बजट की घोषणा की। उसके बाद उसके पहले तो हमने इस पर चर्चा की थी अपेक्षाओं के बारे में। आज आपको क्या लग रहा है? कुछ एक दो विशेषताएं बताइए कि जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगी आज की चर्चा में। नमस्कार। नमस्ते। बजट के दिन के पहले हमारा एक आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक साक्षात्कार हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मैंने क्या है कि चर्चा की थी कि हमारी क्या अपेक्षाएं हैं आगामी बजट में। तो अब बजट आ चुका है और हमारे आशाओं के अनुरूप बजट आया। कुछ एक चीजें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं मिली, पर उसके अलावा कुछ नई चीजें ऐसी आ गई जिनकी क्या है कि पहले बाजार ने भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं किया था, और वो प्लेजेंट सरप्राइज की तरह आया है। सुखद आश्चर्य हुआ है उससे, और इसके फलस्वरूप हमारे जो शेयर बाजार हैं और हमारा जो पूंजी बाजार है, डेट मार्केट्स, ये दोनों काफी हद तक क्या है कि इसका समर्थन, बजट का समर्थन कर रहे हैं। और जो भी नेगेटिविटीज थी वो अब क्या है कि बाजार में एब्जॉर्ब होके, और अब बजट जो है वो पूरे जोर शोर से क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को ये काफी मजबूती देगा। दो तीन नई चीजें हैं जो इस बजट में आए, जो पहले से हम लोगों ने सोचा नहीं था। वो था एक, जो हमारा डेट मार्केट्स है उसके अंदर टोटल रिटर्न स्वैप, ये हेजिंग की एक प्रक्रिया है, इसकी मंजूरी मिली है। इससे इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट मार्केट को काफी फायदा पहुंचेगा। ये चीज पहले नहीं थी और इसकी इंडस्ट्री इसकी डिमांड कर रही थी काफी दिनों से, और विदेशी संस्थागत निवेशक जो है उनके लिए ये अनिवार्य था। दूसरे देशों में ये फैसिलिटी उपलब्ध है, हमारे देश में नहीं थी। तो इस बार इसकी मंजूरी देने से इंडियन डेट मार्केट्स को इंटरनेशनल स्तर पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम विदेशी निवेश इंडियन सॉवरेन डेट मार्केट में और इंडियन कॉर्पोरेट डेट मार्केट के अंदर में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जो एक चीज है वो बायोफार्मा में इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। ये पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था, और ये क्षेत्र फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर में अनुसंधान, बायोफार्मा के क्षेत्र में अनुसंधान कॉमन पब्लिक के लिए भी काफी आवश्यक है। कई ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिसका क्या है कि जिसमें हम अपेक्षा कर सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यदि अच्छे वैश्विक स्तर पे हो और स्टेट ऑफ द आर्ट हो, तो वहां से कुछ रिलीफ मिले और ऐसी दवाओं का इजाद हो जिससे क्या है कि होल ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर दैट। तीसरा एक है रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल। इसके लिए एक नेशनल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की गई है। 4 स्टेट्स उसके स्पीयर हेड करेंगे, जिसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन 4
राज्यों में माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये तीनों करके, और रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल में अभी चाइना का आधिपत्य है, मोनोपोली है चाइना की। और चाइना ने अभी हाल ही में कहा है कि वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसको कंजर्व करेंगे। इससे विदेशी बाजारों में ये रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स की काफी किल्लत हो गई। अभी आप मौजूदा समय में सोने और चांदी के दाम अप्रत्याशित ऊपर हो गए, और हम अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉपर और इन रेयर अर्थ मिनरल्स, इसमें भी क्या है कि मूल्य वृद्धि होगी। तो यदि हमारे पास हमारे देश में कैप्टिव कंजम्पशन रहे, हम लोग खुद माइन करें और खुद यूज करें, इससे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी आएगी यहाँ, और इंपोर्ट के ऊपर हमारा हम जो आश्रित हैं आयात के ऊपर, वो कम होगा। मेनली जो इंडस्ट्रीज इसको एक्सटेंसिवली यूज कर रही हैं वो है डिफेंस इक्विपमेंट, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, और आगे जो हमारा औद्योगिक नीति है वो इन इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा। हम पीएम का जो मिशन है 2047 तक हम लोग विकसित देश बने, तो ये इंडस्ट्रीज इस दिशा के अंदर में, इन इंडस्ट्रीज का ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। और इस बजट में ये जो नेशनल कॉरिडोर की स्थापना हुई है, ये इसके लिए काफी सहायक होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और 2-3 विषयों पर आपने जोर दिया इस मुद्दों पर। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में भाषण हुआ, तभी उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दी, और एक आशादायक जो चित्र आज दिखाई दे रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि पहले ऐसे हुआ करता था कि बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे एनपीए आने की वजह से बैंक डूब रही है, इस तरह का एक चित्र दिखाई देता था, और लोगों के मन में आशंकाएं रहती थी, एक डर होता था। लेकिन अभी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आ रहा है, इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बताया। उसी मुद्दे को लेकर एक जो खबर आई थी वो स्टेट बैंक के बारे में थी, कि जिसमें स्टेट बैंक ने बताया कि उनको लगभग 21,000 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट जो होता है, मुनाफा जो होता है, वो हुआ है। तो ये किस दिशा में दर्शाता है, आर्थिक जो स्थिति है उसको किस दिशा में दर्शाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ा पीएसयू नेशनलाइज्ड बैंक है। उसके जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छे आए हैं, जिसके अंदर उनके प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है, वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो 73% का उन्होंने डिक्लेयर किया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो ये दर्शाता है कि फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से स्टेट बैंक ने जितनी धनराशि इकट्ठा की है उसका 73% उन्होंने डिसबर्स कर दिया है। और ये जो लोन आगे दिया है ये हमारे मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने में, और इकोनॉमिक जो जीडीपी का साइकिल है, जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है, उसको और तेजी से क्रियान्वित करने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा हम ये अंदाजा, स्टेट बैंक के प्रदर्शन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर में अभी गतिशीलता बनी हुई है, क्रेडिट की कोई कमी नहीं है, लिक्विडिटी जो है बैंक्स, अगर यदि किसी उद्यमी को पैसे चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो बैंकें वो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सक्षम है और वो कर रही है। बिल्कुल सही। अभी इसी मुद्दे को लेकर जिस तरह से रिजर्व बैंक का आपने उल्लेख किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने अभी एक इस तरह का निर्णय लिया कि जो छोटे उद्योग होते हैं, एमएसएमई जिसको कहा जाता है, माइक्रो या स्मॉल और मीडियम, ये जो इंडस्ट्री है, इसके लिए जो लोन अदा किए जाते हैं इसमें एक बढ़ोतरी की गई है, जो कि 10 लाख तक लोन दिया जाता था, वो अभी 20 लाख किया गया है। और उस पर एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए कोई चीज़ गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी। तो ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है?
पहले अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन 10 लाख रुपए की सीमा थी, उसको बढ़ा के डबल कर दिया गया है 20 लाख रुपए। तो जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनकी पूंजी की लागत 5 लाख से लेके 50 लाख के भीतर है, उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। बिना किसी असेट को गिरवी रखे वो बैंक से लोन ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इससे छोटे जो उपक्रम हैं उनको काफी लाभ पहुंचेगा, और हमारे जो जीडीपी के ग्रोथ है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में ये काफी सहायक होगा। अभी और एक बात सामने आई थी एक खबर के माध्यम से कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वो लगभग 723.8 अरब डॉलर इतना विदेशी मुद्रा हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है और इससे क्या लोगों को समझ में आना चाहिए? ये जो फिगर्स आप कह रहे हैं वो रीसेंट फिगर्स हैं। बजट के बाद और हमारे यूएस रेट डील की संपन्न होने के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अच्छी खासी मात्रा में हमारे देश में निवेश किया, शेयरों के अंदर और डेट के अंदर। तो उनके निवेश से ये राशि बढ़ गई, और विदेशी मुद्रा का भंडार स्ट्रांग होना ये दर्शाता है कि हमारी अभी हाल में जो रुपए के अंदर में गिरावट आई थी, 92 रुपीज पहुंच गया था, वो अभी घट के 90 रुपए 60 पैसे आ गया। तो ये जो रुपए में मजबूती आई है, 92 से घट के 90.5 के लगभग पहुंचा, ये विदेशी मुद्रा जो भंडार है हमारा उसका बढ़ना और रुपए का मजबूत होना, इसको आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अच्छा है, और दूसरा हम देश में महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा। तो मेरा अगला सवाल ये था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जो उन्होंने अभी हाल ही में एक बात की थी कि कॉरपोरेट बॉन्ड पर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का ढांचा है वो जल्दी जारी किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? हमारे देश में कॉर्पोरेट डेट मार्केट अभी नेसेंट स्टेज पे है। इसको और बढ़ाने के लिए, इसका विस्तार के लिए और इसमें डेप्थ लाने के लिए, गहराई के लिए और एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव वे में कॉर्पोरेट डेट मार्केट को डेवलप करने के लिए ये जो टोटल रिटर्न स्वैप जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये इसका बजट में उल्लेख किया गया था, और उसका अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ने जारी किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डेट मार्केट्स को डेवलप करने के लिए, और विदेशी संस्थागत निवेशक उनका पैसा भारत में आए, इसके लिए ये एक हेजिंग मैकेनिज्म है जिससे डेट मार्केट्स के 3 जो प्रमुख रिस्क हैं, काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या प्राइस रिस्क, और तीसरा लिक्विडिटी रिस्क, इन तीनों रिस्क ये जो है इसको कम करने के लिए, जोखिम को कम करके और वो यहाँ व्यवसाय कर सके विदेशी संस्थागत निवेशक, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरे देशों में, विकसित देशों में जहां पे ये जो डेट मार्केट्स बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर में ऑपरेट कर रहा है, वहां इस प्रकार के हेजिंग मैकेनिज्म्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ चूंकि अब ये वाले ये टोटल रिटर्न स्वैप ये अब फैसिलिटी अब आ जाएगी, तो इससे विदेशी संस्थागत निवेशक बड़े रूप में भारत में निवेश कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले जेपी मॉर्गन सॉवरेन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के द्वारा यूएस से काफी पैसा आया था, किंतु यूएस में ब्याज की दरें बढ़ने की वजह से वो यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया और वो काफी पैसा निकल भी गया। अब भविष्य में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और यूके यहां से काफी पैसा आए, और यूनाइटेड स्टेट्स जहां से कि हमारा आउटफ्लो ऑफ क्रेडिट हुआ था, वहां से और भारतवर्ष के अंदर में पूंजी का निवेश हो। इसके अलावा ये जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन को काउंटर करने के लिए ये टोटल रिटर्न स्वैप्स जो की सुविधा जो आई है, ये भारतीय निवेशक, आम निवेशक और संस्थागत निवेशक इसका लाभ उठा सकते हैं, और इंडियन डेट मार्केट्स के अंदर में जो रिटर्न्स का पोटेंशियल है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक गेम चेंजर है जो टोटल रिटर्न्स हमारे डेट मार्केट्स
जो ऑफर कर रहे हैं उसको कैप्चर करने में और इन्वेस्टर्स को उसका फायदा उठाने में काफी मददगार साबित होगी। अभी आजकल जो चर्चा शुरू है वो ज़्यादातर सोने और चांदी का जो भी भाव है, उसका दर है, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। उसके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा ज़्यादा पूरी दुनिया भर में हो रही है। और शायद वो डॉलर का जो भाव है और डॉलर और रुपए के जो भी मूल्यांकन है उसके ऊपर भी उसका ये रेट्स जो है होते उसकी चर्चा होती रहती है। अभी हमारा भारत का अगर सोने का भंडार देखें तो उसमें भी बढ़ोतरी आई है, इसे बताया जा रहा है कि लगभग 137.68 अरब डॉलर इतना वो सोने का भंडार हो चुका है। तो ये इसकी कितनी आवश्यकता है, इसका क्या मतलब निकलता है? हमारा जो सॉवरेन वेल्थ रिजर्व है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फोरसाइट और इंटेलिजेंस की वजह से ये हमारा सोने का भंडार काफी बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने, रिजर्व बैंक ने जो यूएस ट्रेजरी बिल्स का उसका पोर्टफोलियो के अंदर में एक्सपोजर था उसको घटाया है। यूएस ट्रेजरी बिल्स का को की में बिकवाली की है और वहां से एसेट एलोकेट करके ये सोने का जो भंडार है उसको बढ़ाया है। इसका हमारे देश को काफी लाभ पहुंचा है। सोने के अंदर में, सोने में जो प्राइस अप्रिशिएशन हुआ है उसका रिजर्व बैंक को लाभ होगा और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार को जो रिजर्व बैंक जो डिविडेंड देती है उसमें भी इजाफा हो और ज्यादा डिविडेंड मिले और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिलेगी और रिजर्व बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज को काउंटर, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हमारा करेंसी स्ट्रांग रहे, इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये सोने का जो भंडार है ये काफी मदद करेगा। बिल्कुल। अभी एक तरह से देखा जाए तो एक हम लोग ने भी इससे पहले बात की थी, तो वो मुद्दा ऐसा था कि आज लोग अपने पास जो भी जमा पूंजी होती है वो कहीं एफडी में रखते हैं और कहीं बॉन्ड्स में उसका निवेश करते हैं। तो ये जो एफडी होती है उससे कितना लाभ लोगों को मिल सकता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है उसमें अगर हम निवेश करते हैं तो उसका कितना लाभ हो सकता है? क्या उसमें तुलना किस तरह से की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आज के दिन लगभग 7.5% से 7.65% का ब्याज आ रहा है स्टेट लोन्स के अंदर, और 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो लगभग 6.75% के करीब दे रही है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो सरकारी बैंक है वो 6.25 से 6.5% का ब्याज दे रही है, और जो प्राइवेट बैंक है ट्रिपल ए रेटेड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस वगैरह, उनका ब्याज का रेट है 6.7 से 6.8%। तो आज के दिन रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में ब्याज की दर भी ज्यादा है। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 100% सॉवरेन है, और फिक्स डिपॉजिट जो है आज के दिन केवल 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। यदि जिस बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट किया है वो यदि वित्तीय संकट में चला जाए या फिर दिवालिया हो जाए तो उस केस के अंदर में प्रत्येक फिक्स डिपॉजिट के निवेशक को केवल 5 लाख रुपए तक ही गारंटीड राशि मिलेगी। ये राशि जो है वो डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योर्ड है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी चूंकि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है उसमें क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क जीरो है, जो कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर में मौजूद है। और यहाँ आप चैन की नींद सो सकते हैं कि ये मान के कि कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी न ब्याज में न मूल, इन दोनों के पेमेंट में कभी भी यहाँ डिफॉल्ट नहीं होगा। इसके अलावा अभी जैसे इस बार की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी गाइडेंस के अंदर ये कहा गया है कि भविष्य में ब्याज की दरें घटने की उम्मीद है। तो जैसे जैसे ब्याज की दरें घटती हैं वैसे इन बॉन्ड्स के अंदर कैपिटल अप्रिशिएशन का स्कोप बढ़ जाता है, बॉन्ड के दाम बढ़ जाते हैं, प्रीमियम उसमें बढ़ जाता है। तो ब्याज के अलावा जो निवेशक है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि कैपिटल अप्रिशिएशन से भी उसको फायदा हो, और ये जो कैपिटल अप्रिशिएशन होता है यदि उसमें 1 साल की अवधि अगर रहती है होल्डिंग पीरियड तो उसपे केवल 12.5% का टैक्स है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ट्रीट होता है। और ब्याज जो है उसपे स्लैब के अनुसार आम निवेशक को जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर एफडी में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दोनों में बराबर
टैक्स का रेट लगता है। तो पोस्ट टैक्स यील्ड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले काफी ज्यादा है। और घटते हुए ब्याज की दरों में निवेशक ये सुनिश्चित कर सकता है कि यदि उसको आगे उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या 15 साल है, तो आगामी 10 या 15 साल के लिए आज के दिन जो बढ़ी हुई ब्याज की दरें हैं उसको वो लॉक कर सकता है। और भविष्य में बाजार में यदि ब्याज की दरों में कटौती भी हो जाए तो भी उसको वही ऊंचा ब्याज आगे समय तक मिलते रहेगा। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एकदम लिक्विड हैं, ओवरनाइट क्या है कि इनको बेच सकते हैं। यदि कोई निवेशक कभी पैसे की जरूरत हो तो उसको इमीडिएटली इनकैश कर सकता है। और यदि इसमें लॉक इन नहीं है, और लॉक इन जो है वो केवल टैक्स बेनिफिट को हासिल करने के लिए है, और यदि वो चाहे कि उसका इन्वेस्टमेंट बरकरार रहे तो उसके अगेंस्ट में प्लेज करके वो किसी भी बैंक और एनबीएफसी से 90 to 95% तक का लोन या ओवरड्राफ्ट भी ले सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में निवेश आज के दिन में बहुत सेफ और ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है, और निवेशकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। अभी आखिरी सवाल, आज की जो स्थिति है पूरी दुनिया भर में, जियोपॉलिटिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं या भारत में जिस तरह से प्रगति हो रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बाहर से आने वाले निवेशक हो या भारत में जो भी छोटे मोटे उद्योग कर रहे हो, उनके लिए किस तरह की स्थिति है यहाँ पे? बजट के बाद तो सभी जो भी उद्यमी हैं उनके लिए आय के नए स्रोत खुल गए हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स के अंदर उनको बेनिफिट दिया है, उसका वो लाभ उठा सकते हैं। और ये जीएसटी के अंदर में अभी रेट्स रैशनलाइज हुए हैं, तो जीएसटी का भी उनको फायदा मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बहुत बढ़ावा मिला है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और ये जितने भी छोटे उद्यमी हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज एंटरप्राइजेस, दोनों के लिए ये वाला जो अभी जो बजट आया है वो बहुत अच्छी सौगात लेके आया है। उसका सभी को फायदा उठाना चाहिए, और देश के कैपिटल नेशन बिल्डिंग के अंदर में और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्हें योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। बहुत सारे पहलुओं पर आपने चर्चा की, एक लोगों को भी इसमें से निश्चित तौर पे अलग अलग मुद्दे जो हैं वो आपने जिस तरह से उसका विश्लेषण किया उनको समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम अलग अलग मुद्दों पर आने वाले समय में भी बातें करते रहेंगे। फिलहाल तो आप हमसे जुड़े और इन सभी मुद्दों पर चर्चा की, इसलिए बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। नमस्कार।